हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू छत्तीसगढ़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2025 की स्ट्रेटेजी। मेरे साथ हैं फिजिक्स में खुद मैं हूँ, केमिस्ट्री में यशो सर हैं, विशु सर हैं, जूलॉजी में डॉक्टर साई सर हैं और बॉटनी में शिवा सर हैं। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कैसे नीट 2025 को हम क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। फिजिक्स के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, केमिस्ट्री में सर लोग बताएंगे, जूलॉजी में सर बताएंगे, बॉटनी में सर बताएंगे। तो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि फिजिक्स की मैं बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में पहला क्वेश्चन सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या रीड एनसीईआरटी। तो आंसर इज यस, डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बट एनसीईआरटी सिर्फ रीड करने से नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, कि हर लाइंस का इन डेप्थ बहुत बड़ा गहरा मीनिंग होता है। उसको समझने के लिए आपको में कम से कम किसी रिफ्रेशर का हेल्प लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जो भी आप जहाँ पे भी कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो भी आपके का प्रॉपर नोट्स बनाइए। और मैंने सेकंड यही लिखा है कि जब आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके दौरान आप शॉर्ट नोट्स भी बनाइए। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस उसके कंसेप्ट्स और फॉर्मूलेज को आपको लिख के रखना है। वो आपको लास्ट के 3-4 दिनों में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए, थर्ड पॉइंट है रेगुलर रिविजन। रेगुलर रिविजन मतलब जैसे फिजिक्स एक फोबिया है सारे नीट बच्चों, तो फिजिक्स में हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवल्स में पुराने चैप्टर को रिवाइज करना। इससे हमारा पुराना चैप्टर तो अच्छा होता ही जाएगा और हमारा नया का कंटेंट नहीं टूटेगा। नेक्स्ट है सॉल्व एग्जाम्पल प्रैक्टिस। मैं खुद फिजिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 18 सालों से। इन नंबर सर फिजिक्स समझ में तो बनता नहीं है बच्चों। इसका एक ही उपाय है कि आप मोर एंड मोर सॉल्व एग्जाम्पल, और इसके बाद ही आप अनसॉल्व पे जाइए, तो आपका कनेक्टिविटी रहेगा और उसके बाद आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, डू अपीयर रेगुलर टेस्ट एंड AITS। रेगुलर टेस्ट आप अपने आप को हर संडे या हर 14th डे में ऐसे एंगेज कर लीजिए, आपको एक टेस्ट हर 14th डे में देना पड़े और आपको कहीं भी एक AITS आप ज्वाइन, ऑल इंडिया लेवल पे आपकी मार्किंग कहाँ पे आ रही है, आपका रैंक कहाँ पे आ रहा है, उस पर वर्कआउट करना। और बी श्योर कि आपका हर बार रैंक इम्प्रूव होना चाहिए, जो कि टोटल बढ़ाने से होगा। टोटल कैसे बढ़ेगा? जब आप नेगेटिव्स कम करेंगे। नेगेटिव्स कब कैसे कम होगा? जब आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करेंगे। फिजिक्स के लिए इतना ही, और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। के बाद मैं सर को बुलाना चाहूँगा, यशो सर को। सर केमिस्ट्री के बारे में आपको सर। ठीक है। हाँ। हेलो बच्चों, तो जैसा अभी तापस सर ने फिजिक्स के बारे में बताया, मैं यशो सिंह। मैं अभी आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो ये कुछ सही हैबिट्स जो है, जैसे कि पहला कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो है वो 1-2 महीने पढ़ते हैं, बहुत उन्हें मोटिवेशन रहता है, एक आध महीना पढ़ा, 1-1.5 महीना पढ़ा, उसके बाद फिर मन करता है कि यार अब नहीं पढ़ते, और रहने देते हैं। और उस चक्कर में सच्चाई ये है कि आप पूरे सारे महीने पढ़िए, लास्ट में कुछ दिन मत पढ़िए, लास्ट में थोड़ी ढील दे दीजिए, रैंक एकदम से गड़बड़ हो जाएगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। रिविजन रिविजन इसीलिए क्योंकि बच्चा क्या है, बहुत सारे चैप्टर हैं। केमिस्ट्री में मिला लीजिए तो कम से कम 30-35 चैप्टर होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे अगर स्प्लिट करके करें तो। अब बच्चा पहला चैप्टर पढ़ा, याद रहा, दूसरा चैप्टर पढ़ा, वो भी याद रहा, अब आगे का पढ़ते हैं भूलते जाते हैं। तो इसके लिए सबसे सटीक उपाय है कि आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखें, है ना, और उनको रेगुलरली पढ़ते रहें, हर 10-15 दिन में जैसे हो गया, और खुद से बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली फ्रॉम PYQs। अब हम लोग कैसे देखें कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या नहीं, या वो सही जा रहा है या नहीं। हमने जो प्रैक्टिस की है या जो अभ्यास किया है वो अभी तक सही है या नहीं, वो मालूम पड़ता है कि PYQ से। अगर नीट का कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है ना कि नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उसमें वो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ ये अपने से तो बन रहा है, तो हम नीट का पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं PYQ सॉल्व करके। रेगुलर टेस्ट और AITS, बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर उनमें टेस्ट देने की ना, टेस्ट देने से बड़ा डर लगता है उनको,
और बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा भी जाता है कि वो ऐसे तो बहुत ब्रिलियंट है, बहुत तेज है, लेकिन मार्क्स जो है वो उनके आते नहीं। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो उस डर को अपने अंदर हावी कर लिए हैं कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ जाएंगे। ये जो सैंपल टेस्ट वगैरह होते हैं या AITS होते हैं, वो वही डर निकालने के लिए है। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं टेस्ट दूंगा मेरे नंबर कम आ जाएंगे, एक बार आने दीजिए, उस डर को अपने अंदर से खत्म करिए तो अच्छा रहेगा, है ना। वो डर खत्म हो जाना चाहिए एग्जाम तक, है ना। टेस्ट दीजिए और आपके नंबर कम आए, कोई घबराने की बात नहीं है। उसको मार्क करके रखिए कि हाँ ये मेरी गलती है, और उसको आगे वाले पेपर में नहीं दोहराने। तो आप जैसे कि जानते हैं केमिस्ट्री में 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में मैं थोड़ी सी बेसिक सी चीज बोल दूं आपको, क्लास नोट्स, DPP मॉड्यूल वगैरह जो है, PYQs क्लासेस में रेगुलर रहे, क्लास नोट्स बहुत अच्छे से फॉलो करना है, DPP वगैरह सारी सॉल्व करके रखें। जो जिस बच्चे की रैंक आती है वो सारे असाइनमेंट पूरे खत्म करके रखता है, ठीक है। मॉड्यूल्स वगैरह जो भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत अच्छे सॉल्व करें। एक मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग से एक बात बोलता हूँ, बच्चों को ये जो डर रहता है कि फिजिकल बहुत टफ है, वो इसलिए क्योंकि उनको कैलकुलेशन वगैरह से थोड़ा डर लगता है। डेली 10-15 मिनट जो है वो कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करिए। एक A4 साइज का पेपर लें, रैंडमली कुछ भी कैलकुलेशन करिए, और उसमें ऐसा आपको किसी अपने छोटे भाई से चेक करवा लीजिए, अपने फ्रेंड से चेक करवा लीजिए, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, ठीक है। उससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी, तो ये जो फोबिया है ना कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी टफ होती है, वो फोबिया थोड़ा सा हट जाएगा। और इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको हमारे विश्व सर बताएंगे। हेलो बच्चों, तो मेरा नाम है विश्व प्रकाश। तो इससे पहले हमारे आशु सर ने आपको पूरा डिटेल बताई था कि कुछ बातें थे कि आपको अगर केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पूरा डिटेल आशु सर ने आपको पहले ही दिया है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले दिक्कत, बच्चे बोलते सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हमको प्रॉब्लम आती है कि उसको कितना रटना मारा पड़ेगा, क्या NCERT पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नोट्स पे पूरे ध्यान देने हैं। जिस तरीके से NCERT में जितने लाइंस लिखी, जितने वर्ड्स लिखे, उस पूरे वर्ड्स पे आपको पूरा ध्यान देना है। एक एक NCERT की लाइन आपको समझना है। आपके जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो मेंटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि NCERT की पूरी लाइन को आप शॉर्ट में पूरा क्लास में उसको पूरे नोट करें। और नोट तभी कर पाओगे जब आप पूरे नोट्स को एक शॉर्ट तरीके से पूरे एक साथ आप उसको कॉम्पैक्ट रूप में पॉइंट में उसको आप लिखते जाओगे। तो उसी तरीके से नेक्स्ट आता है DPP। अच्छा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि सर हम DPP तो हमसे सॉल्व ही नहीं होती है। तो DPP तब सॉल्व होगी ना बच्चों जब आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से ही जो सबसे पहली वर्ड जो आपको सर ने बताया था कंसिस्टेंसी, तो कंसिस्टेंसी यदि आपके अंदर है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सारे चीज किसी है कंसिस्टेंसी से, आपके पास कंसिस्टेंसी रहेगी, स्टार्टिंग से क्लास में नोट्स बनाओगे तो कोई भी DPP या कोई भी मॉड्यूल जो है वो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। सबसे मेजर इंपैक्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो हमारे पास है किसकी, PYQs की। नीट के लिए PYQ मस्ट है। और आप ये हर एक, जैसे मान लीजिए अब आप संडे को बैठे हो तो संडे को आप बैठ के क्या करोगे, एक अपना वो एक आपके पास चैलेंज होना चाहिए कि संडे है, इस संडे को मैं जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर उसके में कम से कम 100 क्वेश्चन मुझे सोल्व करने ही है। और 100 क्वेश्चन कहां से होने चाहिए, आपके PYQs के, जो आपने जो लास्ट ईयर जितने भी नीट के क्वेश्चन आए उसको आप लो, उसको असेंबल करो। असेंबल करने के बाद आप उन PYQs के अंदर जितने क्वेश्चन उस चैप्टर को उसको कंप्लीट कीजिए। फिर अपने आप को जज करो कि सर मैंने 100 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन में से मेरे 80 क्वेश्चन हुए या 85 क्वेश्चन हुए, और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं हुए। जहां पे दिक्कत आ रही है उसको आप टिक करेंगे, वहां आपको समझ में आएगा सर पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर मुझे ये जो टॉपिक्स है वहां मुझे क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके लिए अलग से बनाओ कि अब जो टॉपिक्स बचे हैं जिसके अंदर तुमको क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस को अलग करेंगे, उन टॉपिक्स को अलग करेंगे और उनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनाएंगे, उसके ऊपर मेहनत करेंगे। अच्छा, उसी तरीके से फिर हमारे पास देखो केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि तीसरा पार्ट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली चीज ये आती है आपके पास कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द डे 1, जिस दिन से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया है उस दिन से ये आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे रिवीजन डेली करना है।
फर्स्ट डे आपके नोट्स जिस दिन आपने बनाना स्टार्ट किया उस दिन से लेके डेली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आपको देना ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस बच्चों को होते हैं सर हमको तो याद ही नहीं हो रहा, हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा। हमेशा आपको डेली रिवीजन मांगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर आपको क्या करना है, क्लास नोट्स देखना है। अच्छा एनसीईआरटी, ये हम मानते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर जो रिएक्शन जितने भी आपको दिए हैं वो सबसे पहले उसके ऊपर तो स्टार लगाओ कि सर एनसीईआरटी के रिएक्शन है, इसको तो नीट के अंदर मेरे को बिल्कुल 100% करके जाना है। इसके अलावा जो बाहर के जितने भी रिएक्शंस हम और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं उनको नोट्स बनाते जाओ, पॉइंट पास लिखते जाओ, ऐसे लिखिए ताकि जिसको आप कि जब आपका एग्जाम हो तो एकदम शॉर्ट में नेमिंग रिएक्शन को एक तरफ लिख दिया पूरा, ऑक्सीडेशन वाले को एक तरफ लिखा, रिडक्शन के लिए एक तरफ लिखा, उसके अंदर कुछ रिएजेंट्स लिखे हैं उनको एक तरफ लिया। तो उस तरीके से अगर आप नोट्स बनाओगे ना तब जाके आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी तरीके से लगेगा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत ईजी है, हम तो वैसे उसको कॉम्प्लिकेटेड समझते थे। डीपीपीस तो मैंने पहले ही आपको बताया, डीपीपी तब बनेगा जब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप स्टार्टिंग के दोनों चीज कर लोगे, क्लास नोट्स किया, एनसीईआरटी रीड किया, फिर बचता ही क्या है, फिर तो ये चीज आपको अपने आप ही सॉल्व होगी। डीपीपी और मॉड्यूल्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगे यदि आप ये दोनों चीज को पूरी मेहनत और लगन के साथ करोगे। लास्ट पीवाईक्यू भाई बच्चा बता दे पहले कि जब ये इतना आपने किया, कंसिस्टेंसी दिखाई है, एनसीईआरटी पढ़ा है, डीपीपी आपसे सॉल्व होंगे ही और साथ में आपके पास मॉड्यूल भी सॉल्व होने ही है। तो इतनी चीज करते रहो, पढ़ाई करते रहो। अब हमारे पास बोटनी के लिए बारे में बताने के लिए शिवा सर आएंगे। वेलकम शिवा सर, और बच्चों को कुछ टिप्स दीजिए आप। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवात पंडा और आज हम बोटनी के स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्लास नोट्स है। बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर हम क्लास नोट्स कैसे बनाएं। मान लो एक चैप्टर है, उसका 24 पेज का चैप्टर है, तो 24 पेज के चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बनाओ और उस शॉर्ट नोट्स में लिखना क्या है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, सबसे पहले आप जितने भी एनसीईआरटी में बोल्ड लेटर में जो भी चीज़ लिखा है उसको आप उस शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करिए। सेकंड पॉइंट, आप एग्जाम्पल्स इंक्लूड करिए। एंड थर्ड पॉइंट, आप पीआईक्यू जब सॉल्व करते हो उसमें जो जो टॉपिक पीआईक्यू में आया है लास्ट 10 ईयर्स में उसको आप उस शॉर्ट नोट्स पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप ये 3 चीज़ ऐड करोगे ना तो आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो 2 पेज में आराम से आ जाएगा। और क्लास नोट्स को आप बार बार उसको रिवाइज करते रहिए। सेकंड चीज़ है एनसीईआरटी। बायो में सबसे जो मेन चीज़ है ना वो एनसीईआरटी है। और बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं सर एनसीईआरटी याद नहीं रहता, कैसे करें। तो सबसे मेन जो चीज़ है ना, एनसीईआरटी को याद करने के लिए आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो कि बोलते हैं कि सर हम एनसीईआरटी को जो है लाइन बाय लाइन लिख लिख के याद करते थे, तब जाके याद होता था। क्योंकि ऐसे सवाल आता है ना, कहाँ पे ओनली लिख देता है, कहाँ पे नॉट लिख देता है, कहाँ पे ऑल है तो कहाँ पे लार्ज है तो स्मॉल कर देता है, कहाँ पे सॉम है तो ऑल कर देता है। तो ऐसे जो सवाल है ना उसको आप लिख लिख के आप उसको याद कर सकते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेन जो चीज़ है ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस फ्रॉम पीआईक्यूज। तो आपने तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने तो एनसीईआरटी रट लिया, उसके बाद आप ये देखेंगे, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को मतलब कितना अच्छे से समझे हो उसको जानने के लिए आपको पीआईक्यू करना पड़ेगा। और पीआईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पीआईक्यू ये बताता है कि आप कितना जानते हो एनसीईआरटी के बारे में, कितना जानते हो कॉन्सेप्ट के बारे में, आपका कॉन्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, कौन बताएगा, पीआईक्यू बताएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स। आप जैसे ही मतलब कोई क्लास खत्म हुआ, उस क्लास खत्म होने के बाद उस क्लास में जो भी आपका टॉपिक खत्म होता है उस टॉपिक्स का जितने भी डीपीपी में जो भी डीपीपी है, मॉड्यूल्स है, उसी दिन ही आप उसको खत्म करते जाइए। और इससे मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे से हो रहा है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है रेगुलर टेस्ट एंड आईटीएस। आपको हर टेस्ट में आना है, हर टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि हर टेस्ट से आपको कुछ सीखने को मिल सके। और बहुत सारे बच्चे डरते हैं मतलब टेस्ट नहीं देते हैं, ये सोच के नहीं देते हैं कि मेरा कम मार्क्स आ रहा है। तो कम मार्क्स हम टेस्ट क्यों देते हैं, हम टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो गलती है वो हम देख सकें और उस गलती को हम सुधार के आगे बढ़ सकें। तो आपका मार्क्स कितना भी आ रहा हो आप टेस्ट दें और उस टेस्ट से आप सीखें और आपका जो मार्क्स है वो आगे आराम से बढ़ेगा। और नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है जियोलॉजी, उसके लिए आपके सामने आएंगे डॉक्टर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर साइस प्रवीण। मैं आज आप लोग को जियोलॉजी सब्जेक्ट का स्ट्रेटेजी बताऊंगा नीट 2025 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बायोलॉजी जो है फुल्ली बेस्ड एनसीईआरटी का होना चाहिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, ठीक है, पूरा समझ के पढ़ना है। हाँ, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको पूरा मेमोरी बेस्ड होता है, जैसे कि एनिमल किंगडम का कुछ एग्जांपल्स हो गए,
जैसे कि इवोल्यूशन का जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया। ऐसा कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको अच्छी तरीके से याद किया जाता है, ठीक है। और मेनली पूरा बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी जो भी है, ये दोनों को देखा जाए तो सुबह मॉर्निंग टाइम यदि आप पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। मैं आज आप लोग को ये बताता हूं इसको क्या क्या स्ट्रेटेजी में कैसे लाया जाए और ये कैसा आपको ये सब्जेक्ट को डील किया जाए और आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सके मेरा वीडियो। चलिए मैं बताता हूं। जैसे कि सबसे पहला, शुड बी रीड एनसीईआरटी। बिल्कुल, एनसीईआरटी के बिना नीट में बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फुल्ली बेस्ड एनसीईआरटी 90 से 95% पूरे क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो पूरा अपना हैंड ग्रिप में होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, विथ देयर एग्जांपल्स और डायग्राम के साथ, ठीक है। दूसरा, जैसे कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। शॉर्ट नोट्स उसी चीज का बनाना चाहिए जिसका पर्टिकुलर अपन याद नहीं रख सकते, बार बार भूल जाते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे कि एनिमल किंगडम के कुछ एग्जांपल्स हो गए, इवोल्यूशन का कुछ जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया, या तो ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पैथोजेंस हो गए। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स है जिसको अपन बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। वैसे वाली चीजों का एक पर्टिकुलर आप एक छोटा सा डायरी बनाइए और उसमें शॉर्ट नोट्स रखिए पूरा, और डेली उसको फर्स्ट पेज से रिवाइज करिए, ताकि आपको एग्जाम के पहले भी रिवीजन करने पे इजी रहे, ठीक है। चलिए, और थर्ड पॉइंट के लिए अपन बात करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, डेली क्लास प्लस सेल्फ नोट्स प्लस रेगुलर रिवीजन, ठीक है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन में यदि बायो को आप पकड़ते हो तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। जैसे कि डेली क्लास, डेली आप क्लास अटेंड करते हो। जनरली क्या होता है बायोलॉजी में, आप क्लास अटेंड करोगे तो मोस्टली 60 से 70% सिलेबस वहीं पे याद हो जाता है, ठीक है। दूसरा, 15% यदि आप सेल्फ नोट्स बनाते हो, जो मेमोरी बेस्ड वाले चीजें होते हैं उसको याद करने में इजी रहेगा। बाकी जो 15% है वो रेगुलर रिवीजन, इसको डेली आप मॉर्निंग टाइम पे रिवाइज करोगे, पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को देखते हुए रिवाइज करते हो तो बहुत काम आएगा, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट में अपन देखते हैं, सॉरी फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, जैसे कि सॉल्व्ड एग्जांपल प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जांपल प्रैक्टिस में मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि पीवाईक्यूज, जो पहले जो भी ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं और वही वाले चीजें बार बार आप पढ़ोगे, आपको ये समझ आएगा, इस क्वेश्चंस को डील करोगे तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, तो उससे आपको ये समझ आएगा कि किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायोलॉजी में क्वेश्चंस तो ठीक है, क्वेश्चन से ज्यादा होता है सबसे पहला प्रायोरिटी चीज रिवीजन करना। क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही, उससे ये समझ आएगा कि कैसा एक क्वेश्चन पैटर्न एनटीए पूछता है, नीट में किस तरीके से आते हैं, तो पीवाईक्यूज तो करना ही है आपको, ठीक है। चलिए, फिफ्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में रेगुलर टेस्ट और एआईटीएस, ठीक है। ये तो मेजर है, क्योंकि आपको पता होगा 360 नंबर में 360 नंबर में बायो एक आपको सबसे ज्यादा सपोर्टिव सब्जेक्ट है देखा जाए तो, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है, और इसमें आप 350 के अबव कर लिए तो आधे ज्यादा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मार्किंग स्कीम पे, ठीक है। तो ये जो टेस्ट दोगे, एआईटीएस दोगे, इससे आपको यह पता चलेगा कि कितना नेगेटिव मार्क्स हो रहा है। बायो में आप यदि ओवर कॉन्फिडेंट है तो इससे आप डील कर सकते हो कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो कि कॉन्फिडेंट हो, ये सब चीजें आप डील कर सकते हो। तो एआईटीएस और टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट, ये सब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप लोग को ये सब पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, और इस स्ट्रेटेजी में आप फॉलो करोगे तो बायो आपके लिए इजी होगा। थैंक यू सो मच।